सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सकानी आपका हमारे चैनल से परेशान से स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जो हमारे वॉरेन बफेट क्रेडिट से रिच रही थी उसी का पार्ट होने वाला है और ये होने वाला है 1985 के लेटर का पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, सो इस वीडियो से हम 1985 का लेटर चालू करेंगे। सो ये जो लेटर है, लेटर में बेसिकली हम आपको 2 लेसन बताएंगे। जो हमारा आज का पहला लेसन होने वाला है उसमें हम आपको इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में बताने वाले हैं कि ये जो इंडस्ट्री एनालिसिस है क्या वो असली में हमें करना चाहिए, क्या ये जो इंडस्ट्री एनालिसिस है क्या वो ज़रूरी है, और अगर ये ज़रूरी है तो हमें कहाँ से इंडस्ट्री एनालिसिस करना चाहिए, कहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कुल मिला के कैसे करना चाहिए इंडस्ट्री एनालिसिस। ठीक है, सो लेसन नंबर 1 वो होगा। देन जो लेसन नंबर 2 है वो ये होने वाला है कि हमने जो हमारा इसके पहला लेटर था 1984 का जो लेटर था उसमें हमने आपको साइक्लिकल्स के बारे में बताया था, यानी ऐसी कंपनियां जो मीन्स थोड़े टाइम के ऊपर जाती है, थोड़े टाइम के नीचे जाती है, थोड़े टाइम के ऊपर जाती है, थोड़े टाइम के नीचे जाती है। सो आज के जो वीडियो है उसका सेकंड लेसन में हम आपको साइक्लिकल को कब बाय करना चाहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट होगा उसके बारे में बताने वाले। ठीक है, तो चालू करते हैं। सो ये जो लेसन नंबर 1 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री थी, वॉरेन बफेट जी यहाँ पे अपना जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसकी बात करते हैं। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री थी उसका जो ग्रोथ था वो ग्रोथ बहुत एक्सेप्शनल था, यानी इंडस्ट्री का जो रिजल्ट था, रिजल्ट कुछ ऐसा था जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम रिजल्ट देख के चकित हो गए। वे कहते हैं कि जो हमारी पूरी इंडस्ट्री थी, इंश्योरेंस की पूरी इंडस्ट्री थी, उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ है यानी जो सेल्स का जो ग्रोथ है, सेल्स का ग्रोथ बहुत काबिल तारीफ हुआ था। लेकिन 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 वहाँ पे बात ये थी कि जो हमारा जो सेल्स का ग्रोथ है वो तो अच्छा खासा हुआ था, लेकिन जो हमारा नॉर्मल चीज़ हो यानी जिसको हम इंश्योर करते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिसका हमने इंश्योरेंस बेचा है उसका जो लॉस का जो ग्रोथ है वो लॉस का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो गया था। नॉर्मल ये जो लॉस का जो ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के आजू बाजू चलता है, यानी इन्फ्लेशन के 1-2% ऊपर रहता है। ठीक है, लेकिन वॉरेन बफेट यहाँ पे कहते हैं कि वो जो लॉस का जो ग्रोथ था वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, वो इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो हमारे मार्जिन है मार्जिन इंक्रीज नहीं हुए। इतने ग्रोथ के बावजूद जो हमारे मार्जिन से मार्जिन इंक्रीज नहीं हुए, हमारे जो मार्जिन थे वो वहीं पे बने रहे, लेकिन कुल मिला के हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट इंक्रीज होने ही वाला है क्योंकि अगर आपकी सेल्स इंक्रीज होती है फिर मार्जिन आपके वहीं पे बने रहते हैं, फिर भी आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी डायरेक्टली हमें इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में बताते हैं। वे यहाँ पे कहना चाहते कुल मिला के कि अगर हम देखेंगे तो आपके पास यानी आपकी कंपनी में ग्रो होने के 2 तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि आपका जो मार्केट शेयर है, आपकी कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होना चाहिए। जैसे अगर समझ जाए कि मैं ऑटो इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो ऑटो इंडस्ट्री में बहुत सारी अलग अलग कंपनी आती है, मारुति सुजुकी आती है, देन ह्यूंडई आती है उसमें, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंपनी आती है। सो अगर ह्यूंडई को ग्रो होना है, ह्यूंडई को अपना सेल्स बढ़ाना है, सो उसका ये जो मार्केट शेयर है मार्केट शेयर इंक्रीज होना चाहिए, यानी उसको ज़्यादा कार बेचनी है, मारुति सुजुकी से भी ज़्यादा गाड़ी उसको बेचनी है, तब जाके उसका सेल्स मारुति सुजुकी से ज़्यादा हो गया। ठीक है, सो पहली बात यह है, यानी अपना जो कंपनी है उसका ग्रो करने का जो पहला तरीका है वो है उसके मार्केट शेयर में इंक्रीज करना, जो कि बहुत मुश्किल होता है। अगर हम देखेंगे सो मार्केट शेयर में इंक्रीज करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है प्लांट के इसमें, ये सब चीज़ों में, जिसकी वजह से जो तरीका है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे आप फर्स्ट मूवर हो, यानी अब तक वहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, सो वहाँ पे आप अपना जो मार्केट शेयर आराम से इंक्रीज कर सकते हो, या फिर बेसिकली आप 100% कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे जीरोधा की बात करेंगे, सो जीरोधा जब जो डिस्काउंट ब्रोकिंग है उस इंडस्ट्री में आया, सो इंडिया में कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर नहीं था, जिसकी वजह से जीरोधा एक अकेला डिस्काउंट ब्रोकर था, जिसकी वजह से उसका मार्केट शेयर तभी 100% था, जिसकी वजह से जितने भी लोग को डिस्काउंट ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना होता है वो सब जीरोधा के पास अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, सो अगर आपको अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है तो उसके अभी 2 तरीके आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवर का एडवांटेज होना चाहिए, या फिर आपको करना क्या है, या फिर आपके पास एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए। अगर आपके पास एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी तो कुल मिला के ग्रोथ अच्छे खासा आपका ही होने वाला है। सो अभी एक कॉम्पिटिटिव एज का एग्जांपल क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एज का एग्जांपल समझ जाए कि एप्पल के एयरपोर्ट। ठीक है, सो जब एप्पल के एयरपोर्ट पहली बार आए सो उसके बाद बहुत सारे अलग अलग कंपनी के एयरपोर्ट आने चालू हो गए थे, और बेसिकली ये जो एयरपोर्ट है वो बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर आप अभी अलीबाबा पे देखोगे तो अलीबाबा में आपको बहुत कम दाम पे आपकी कंपनी का स्टिकर लगाया हुआ एयरपोर्ट आपको मिलेगा, या फिर ईयरफोन भी मिल जाएंगे, आपको हेडफोन भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो लोग खुद आपको स्टिकर लगा के देंगे और वो भी एकदम कचरे के दाम पे मिलेगा
आपको, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनी एयरपोर्ट के बिजनेस में आ गई। लेकिन एप्पल के एयरपोर्ट की सेल्स इतनी ज़्यादा क्यों है? इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एप्पल के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी। वो एडवांटेज ये थी कि जिन लोगों ने एप्पल का फ़ोन खरीदा है, एप्पल का टैबलेट खरीदा है, एप्पल की घड़ी खरीदी है या फिर एप्पल का कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदा है, वो लोग एयरपोर्ट ही खरीदने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एप्पल के इकोसिस्टम के साथ बेहतर तरीके से इंटीग्रेट हो सकता है। अगर समझ जाए कि मुझे iWatch खरीदना है, यानी एप्पल की घड़ी खरीदनी है, सो एप्पल की जो घड़ी है वो सिर्फ एप्पल के आईफोन के साथ ही लिंक होती है। सो अगर मेरे पास एप्पल का आईफोन नहीं है सो मैं कोई घड़ी नहीं खरीद सकता एप्पल की। लेकिन अगर समझ जाए कि मेरे पास एप्पल का आईफोन है और मुझे घड़ी खरीदनी है, तो मैं एप्पल की घड़ी ही खरीदने वाला हूँ। जिसकी वजह से एप्पल के जितने भी ऐसे एड ऑन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे एप्पल की iWatch हो गई या फिर एयरपोर्ट हो गया या फिर ऐसे कुछ और प्रोडक्ट, सो बेसिकली इसी रीज़न की वजह से उनकी जो सेल्स बहुत अच्छी खासी चलती है। सो यही उनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, सो बेसिकली आपके पास जो मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज करना बहुत मुश्किल होने वाला है। जिसकी वजह से आप मार्केट शेयर का इस्तेमाल करके अपने मार्केट शेयर को बढ़ा के अपना ग्रोथ नहीं हासिल कर पाओगे। उसके लिए आपको बेसिकली ग्रोथ इंक्रीज करने का दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका ये है कि जो पूरी इंडस्ट्री है वो पूरी इंडस्ट्री ग्रो होती है। अगर समझ जाए कि मैं कंपनी हो और मैं समझ जाए कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा ग्रो होता है, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर को टेलविंड आती है, यानी पीछे से हवा आती है, या फिर ऐसे कोई फैक्टर है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के ग्रोथ को मदद करते हैं, सो कुल मिला के मैं ग्रो होने ही वाला हूँ। जैसे अगर कंप्यूटर सेक्टर की बात करेंगे, सो जो कंप्यूटर सेक्टर है, जो पूरी इंडस्ट्री है कंप्यूटर की, कंप्यूटर बनाने की या फिर सॉफ्टवेयर बनाने की, वो पूरी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों को एक बूस्ट मिला। बहुत सारी कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी को बहुत बूस्ट मिला, जिसकी वजह से वो बहुत ग्रो हुए। जैसे अगर हम एप्पल की बात करेंगे या फिर हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे या फिर गूगल की बात करेंगे, सो अगर कंप्यूटर इंडस्ट्री ग्रो नहीं होती सो ये सब कंपनियां ग्रो नहीं हो पाती। ठीक है, सो आपके पास ग्रो करने के दो तरीके हैं। एक है मार्केट शेयर का ग्रोथ, जो कि बहुत मुश्किल होता है। दूसरा है इंडस्ट्री का ग्रोथ, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। सो कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेरी कंपनी कितनी खतरनाक है, मैंने इस कंपनी के शेयर खरीदे और भाई इसके प्रॉफिट में मुझे अगले साल ही 10% का ग्रोथ मिला। अबे पागल, वो सिर्फ तेरी कंपनी अकेले के लिए 10% का ग्रोथ नहीं है, पूरी इंडस्ट्री ने तकरीबन 10% के प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। सो तेरी इंडस्ट्री का ग्रोथ तो होने ही वाला है। ठीक है। सो ये दोनों तरीके होते हैं अपनी कंपनी में ग्रो करने के। और अगर हम दोनों तरीकों की बात करेंगे तो दोनों तरीकों में ही जो इंडस्ट्री एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हम पहले तरीके की बात करेंगे कि मार्केट शेयर हमें इंक्रीज करना है, तो मार्केट शेयर हम कब इंक्रीज कर पाएंगे? जब हमें अच्छे से जो इंडस्ट्री है उसके बारे में पता रहेगा। जब हमें पता रहेगा कि भाई ये सब जो कंपनियां हैं, यानी मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उसके बाकी सब जो कॉम्पिटिटर है वो लोग ये गलती करते हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट में ये खामियां रखते हैं। जैसे अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे, सो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये सब का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था और जियो ने वहाँ पे आके डिस्ट्रप्शन मचा दिया और वहाँ पे जो अपना मार्केट शेयर है वो 0% से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सो ऐसे करके अगर आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि जो आपका मार्केट शेयर है, आपकी कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होने वाला है फिर नहीं इंक्रीज होने वाला है, सो उसके लिए आपको बेसिकली ये जो इंडस्ट्री एनालिसिस है वो करना पड़ेगा। लेकिन समझ है कि हमें ये अंदाज़ा नहीं लगाना है, हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि जो इंडस्ट्री है वो ग्रो होने वाली है फिर नहीं होने वाली। सो उसके लिए भी हमारे लिए इंडस्ट्री एनालिसिस बहुत एकदम क्या बोलते हैं, एकदम काम की चीज़ बन जाता है। हमें इंडस्ट्री एनालिसिस करना ही पड़ेगा, हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि भाई कौन सी कंपनी अभी कितना ग्रो हो रही है और वो क्यों ग्रो हो रही है। अगर वो इस वजह से ग्रो हो रही है, सो ये वजह से ग्रो होने के लिए और चांसेस है क्या ये कंपनी या फिर ये सब कंपनियां और ग्रो हो सकती है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हमें इंडस्ट्री एनालिसिस से पता लगेगी। और कोई भी ऐसा बंदा जो इंडस्ट्री एनालिसिस किए बिना ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, सो उसको लॉस होने के बहुत बड़े चांसेस है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो अच्छे से इंडस्ट्री एनालिसिस नहीं करता सो उसको पता नहीं लगेगा कि फ्यूचर में ग्रोथ रेट क्या होने वाला है। और अगर उसने DCF के अपने वैल्यूएशन में, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू के वैल्यूएशन में, अगर उसने ग्रोथ रेट को रॉन्ग अज्यूम कर दिया तो उसको बहुत बड़े लॉसेस होने वाले हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सो मैंने एक वीडियो बनाई है जिससे आपको पता चलेगा कि जो ग्रोथ रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए या फिर बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसका जो अजम्पशन है वो आपको रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ठीक है, सो वाली वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। ठीक है, सो कुल मिला के इसलिए जो ग्रोथ रेट का जो अजम्पशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी वजह से जो इंडस्ट्री एनालिसिस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वॉरेन बफेट जी ने हमें यहाँ पे जो लेसन है उसमें स्टार्टिंग में हमें इंडस्ट्री एनालिसिस करके बताया था। उन्होंने ये बताया था कि भाई हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सेल्स भी इंक्रीज हुई है, लेकिन जो हमारे लॉस के जो परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है और वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ये सब चीज़ें बताई। सो
वॉरेन बफेट यहाँ पे खुद कहना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, आपको इंडस्ट्री के बारे में सोचना ही पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री के बारे में समझना ही पड़ेगा। और वॉरेन बफेट जी ने यहाँ पे बहुत सारे नंबर नहीं फेंके हमारे सामने, हमें बहुत सारे नंबर नहीं बताए, बहुत सारे रेशियो, बहुत सारे परसेंटेज हमें नहीं बताए, हमें सिर्फ 3 या 4 नंबर ही बताए। सो वॉरेन बफेट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप जब भी किसी भी चीज़ की एनालिसिस करते हो, सो बहुत सारे नंबर आपको याद नहीं रखने, आपको सिर्फ वो इंडस्ट्री के बारे में कुछ की वेरिएबल्स याद रखने हैं। और ये सब चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ से? ये सब चीज़ें आपको उस इंडस्ट्री में जितने भी कंपनियां हैं वो सब कंपनियों की बैलेंस शीट से मिलेगी, या फिर बेसिकली आपको उस कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट से मिलेगी। ठीक है, सो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एनुअल रिपोर्ट का हर एक पेज पढ़ना है। एनुअल रिपोर्ट के बहुत सारे पेज में एकदम क्या बोलते हैं, कोई जानकारी नहीं रहती, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं रहती, तो बेसिकली आप वो सब चीज़ों को स्किप कर सकते हो। हर एक इंडस्ट्री में कुछ ऐसे की वेरिएबल्स या फिर कुछ की नंबर्स होते हैं, आपको सिर्फ वो याद रखना है या फिर बेसिकली सिर्फ उनका एनालिसिस करना है। ठीक है, जैसे अगर कोई कंपनी है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, सो उसका रेवेन्यू ग्रोथ के जो वेरिएबल्स है वो अलग होने वाले हैं। या फिर अगर कोई बैंक है जो बेसिकली फाइनेंस सेक्टर में है, सो बेसिकली उसका रेवेन्यू ग्रोथ के वेरिएबल्स अलग होने वाले हैं। फिर ये जो हमने ऑटोमोबाइल वाली कंपनी बताई थी उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है उसके वेरिएबल्स अलग होने वाले हैं, उसकी जो क्वालिटी ग्रोथ है उसके वेरिएबल्स अलग होने वाले हैं। ठीक है, सो कुल मिला के आपको बस यही थोड़े बहुत वेरिएबल आपको याद रखने हैं। जैसे अगर मैं खुद की एग्जांपल की बात करूंगा, सो मैंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, उस कंपनी का नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूअरीज लिमिटेड। ठीक है, सो अभी मुझे जानना है कि वो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है, यानी मुझे रेवेन्यू का पिक्चर चाहिए। सो बेसिकली मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखूंगा, और 2-3 चीज़ों में से एक चीज़ ये होगी कि मैं ये देखूंगा कि भाई इस साल हमारे कितने केसेस सोल्ड हुए हैं, यानी दारू के कितने बॉक्स बिके, यानी जो मेरी कंपनी है वो अल्कोहल बनाती है। ठीक है, सो अभी वो अल्कोहल के कितने केसेस बिके, यानी उसके कितने बॉक्स बिके, पिछले साल कितने बिके थे, उसके पिछले साल कितने बिके थे, और कुल मिला के बाकी सब कंपनियों के कितने बिके। ठीक है, सो इससे मुझे रेवेन्यू ग्रोथ का पता चलेगा। देन अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो का पता करना है, सो मैं ये देखूंगा कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी या फिर प्रॉफिट पर केस कितना है, यानी एक बॉक्स अल्कोहल बेचने पे मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, सो उससे मुझे प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलेगा। एंड देन ये सब चीज़ों को मैं 3-4 कंपनियों के साथ कंपेयर करूंगा, यानी मेरी कंपनियों को मैं 3-4 कंपनियों के साथ कंपेयर करूंगा, सो मुझे पता चलेगा कि क्या सच में इंडस्ट्री ग्रो हो रही है या फिर सिर्फ मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। और उससे फिर मुझे पता चलेगा कि अगर जो मार्केट शेयर मेरा सिर्फ इंक्रीज हो रहा है तो ये थोड़ी यहाँ पे चिंता के विषय बन जाता है, लेकिन जो पूरी इंडस्ट्री अगर वो पूरी ग्रो हो रही है सो ये अच्छी बात है। सो अभी आप बोलोगे कि मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या बुरी बात है, इसमें क्या चिंता की बात है? इसमें चिंता की बात यह है कि अभी मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या कल भी मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो मार्केट शेयर की जो अजम्पशंस है, जो प्रेडिक्शंस है, उसमें जो अनसर्टिनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम बराबर से पता लगा नहीं पाते कि जो मार्केट शेयर है वो कब कितना इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आपकी कंपनी में मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी कंपनी में या फिर बेसिकली आपकी कंपनी जिस इंडस्ट्री में अगर उस पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप एकदम अच्छे से यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और आपके रॉन्ग होने के चांसेस भी थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, सो यही था यहाँ पे लेसन नंबर 1। अभी चलेंगे हम लेसन नंबर 2 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 2 है उसमें वॉरेन बफेट जी साइक्लिकल बिजनेस की बात करते हैं। सो ये साइक्लिकल बिजनेसेस होते क्या है? साइक्लिकल बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं जो बेसिकली उनका जो शेयर प्राइस है या फिर उनका जो प्रॉफिट है वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी वापस ऊपर जाता है, कभी वापस नीचे आता है। और बेसिकली अभी आपके सामने मारुति सुजुकी के शेयर प्राइस का चार्ट होगा और आपको पता चलेगा कि भाई इस कंपनी का शेयर प्राइस भी कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ठीक है, सो कुल मिला के जो साइक्लिकल्स होते हैं वो कुछ ऐसी ही कंपनियां होती है जिनका जो प्रॉफिट है ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। और वॉरेन बफेट जी ने पिछले लेटर में बताया था कि ये कंपनियां थोड़ी बहुत रिस्की होती है, इनका जो प्रॉफिट है यानी जो अच्छा समय है वो बहुत कम टाइम के लिए टिकता है, और जो बुरा समय है वो कभी कभी थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए टिक जाता है। उसके एग्जाम्पल क्या होंगे? उसके एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे एयरलाइन इंडस्ट्री या फिर ऑटो सेक्टर। और वॉरेन बफेट जी यहाँ पे आगे कहते हैं कि जितने भी साइक्लिकल बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे उनका जो प्रॉफिट ग्रो करने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीकों से उनका प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सकता है। पहला तरीका ये होगा कि वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी या फिर कोई एसोसिएशन वहाँ पे प्राइस को कंट्रोल करे, यानी वो बताए कि प्राइस को कभी ऊपर जाना चाहिए, प्राइस को कभी नीचे आना चाहिए, या फिर वो प्राइस को एकदम मिनिमम लेवल पे मेंटेन कर सके, यानी वहाँ पे एक मिनिमम सेलिंग प्राइस हो। ठीक है, सो जब ऐसी चीज़ें होती है तब उनका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। लेकिन इंडिया में ये चीज़ इलीगल है। इंडिया में गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई है जिसको बोलते हैं हम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ऐसी कोई भी चीज़ होती है तब वहाँ पे उसके ऊपर केस करती है और इस चीज़ को होने से रोकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो चीज़ गलत है। जैसे अगर हम खुद की बात करेंगे, सो जब एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और जियो तीनों बंदे एक साथ आ जाते हैं, तीनों बड़ी बड़ी इंडिया की टेलीकॉम कंपनी एक साथ आ जाती है और वो लोग अंधाधुन
जो अपने प्लान से उसका प्राइस बढ़ाने लग जाते हैं। सो अभी हमारे पास कोई और चांस नहीं है। हम एज अ कस्टमर, हमारे पास 3 ही ऑप्शन है और तीनों ही ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वो लोग अपने मन मुताबिक प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। सो बेसिकली हमें उन मन मुताबिक बढ़ाए हुए प्राइसेस पे उन कंपनियों के प्लान्स को खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिसको हम मोनोपोली बोलते हैं। सो ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ऐसे मोनोपोली को होने से या फिर जो कार्टेल बनता है, अभी थोड़े टाइम पहले जो हमने अभी कंपनी बताई, मेरी कंपनी है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूवरीज लिमिटेड, उसके मैंने कुछ शेयर खरीदे हैं। सो उसके ऊपर भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक केस चल रहा था। उन्होंने कुछ तो बियर कार्टेल बनाया था। बेसिकली अभी मैं वहाँ पे इस चीज़ को बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो उसके लिए प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली इंडिया में ये पहली चीज़ तो नहीं हो सकती, हम यहाँ पे प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब सप्लाई है वो डिमांड से कम हो जाता है, तब जो प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। हमें पता है कि जब जो सप्लाई है डिमांड से कम हो जाता है तब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। सो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे सेक्टर है जहाँ पे जो सप्लाई है वो डिमांड से कम होने वाला है, यानी जो डिमांड है वो सप्लाई से इंक्रीज होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, तब बेसिकली आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ऑटो सेक्टर के बारे में, सो ऑटो सेक्टर में हमें पहले से ही पता था कि ऑटो सेक्टर में कभी ना कभी तो स्लो डाउन आने वाला है, ठीक है। सो ऐसे करके बेसिकली आप यहाँ पे साइक्लिकल कंपनी से प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको बेसिकली जब साइक्लिकल कंपनी का बुरा टाइम चल रहा होता है और आपको पता है कि भाई साइक्लिकल कंपनी का आने वाले समय में अच्छा टाइम आने वाला है, जो सप्लाई है वो डिमांड से कम होने वाला है, फिर जो डिमांड है वो सप्लाई से बहुत बढ़ने वाला है, तब बेसिकली आपको यहाँ पे साइक्लिकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। सो ये जो वीडियो थी वो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में जो बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी। और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।